वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 296 है। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पर। जो मॉर्निंग में हमने टेस्ट लगाया था वो भी ज्योग्राफी का था। उसमें थी वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। इसमें है भारत का भूगोल। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। यह टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 296 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आरओ का ये सेकेंड टेस्ट है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न तो स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत का एक मुख्य जलवायु विभाजक है और अरावली संरचना राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। कौन सा सही है इसमें? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, अरावली संरचना जो है वो पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। जलवायु है वो, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? गिर पहाड़ी, मंडप पहाड़ी, आबू पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? दिलवाड़ा जैन मंदिर यह है आबू पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आबू पहाड़ी पर स्थित है, इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? भारत में है अंडमान निकोबार क्षेत्र, ठीक है। ऊपर का अंडमान है, अंडमान में भी 4 अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। उसके बाद निकोबार है, निकोबार भी 2, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। अब ग्रेट निकोबार पूछ रहा है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन हो सकता है इसमें? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका? सबसे निकट है इसमें सुमात्रा द्वीप। ए आंसर है इसका। देखिए, ग्रेट निकोबार जो है भारत के निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ऊपर का कार, नीचे का ग्रेट। यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और सुमात्रा द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 1192 किलोमीटर। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। बाकी अन्य विकल्प जो थे, ग्रेट निकोबार से बोर्नियो की दूरी कितनी है? सबसे अधिक है 2398 किलोमीटर। ग्रेट निकोबार से जावा की दूरी कितनी है? 1817 किलोमीटर। ग्रेट निकोबार से श्रीलंका की दूरी कितनी है? 1437 किलोमीटर। यह प्रश्न पहले यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ है। देखिए, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप आर ओ ए आर ओ की। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम पूछ रहा है, नवीनतम। तो विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना में सबसे नवीनतम हो जाएगी गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी। विकल्पों में गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है और गोंडवाना शब्द का नाम गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है जो मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है। इस चट्टान प्रणाली में विशाल कार्बन के भंडार हैं। इसमें भारत में 98% कोयला भंडार है और इसकी 2 मुख्य श्रृंखलाएं हैं, दामुड़ा और पंचेत। पांचवा प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ? क्रस्टेशियस, पर्मियन युग, जुरासिक युग या फिर ट्राइसिक युग? गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ मध्य जुरासिक युग में। बी है इसका आंसर। देखिए, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम मध्य जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ और जब पेंजिया टूटा था उसके 2 टुकड़े हुए थे। उत्तर में लॉरेंसिया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड है, ठीक है। पहले आपको कई बार बताया सीरीज में, टेस्ट में, कि पहले पृथ्वी पर महाद्वीप नहीं थे, एक ही स्थल खंड था, उसको बोलते थे पेंजिया। जब ये टूटा तो 2 भाग में टूटा। ऊपर का हो गया लॉरेंसिया, नीचे का हो गया गोंडवाना लैंड। फिर ये और टूटे, ये और टूटे, अलग अलग महाद्वीप बने, ठीक है। उसी को पूछ रहा गोंडवाना लैंड कब टूटा? तो मध्य जुरासिक युग में।
नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। क्रस्टेशियस युग में, मायोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है किस युग में? यह हुआ क्रस्टेशियस युग। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रस्टेशियस युग में। क्वेश्चन नंबर 7, व्यास नदी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। कौन सा सही है? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, व्यास नदी भारत में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और यह जो नदी है वो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। व्यास नदी पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब एक और प्रश्न है इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित पंच नदियों में से कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में ही है? जिसका प्रवाह केवल भारत में ही है, यानी भारत का जो भी पड़ोसी देश है उसमें नहीं बहती होगी ये। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ठीक है। और ये नदी है व्यास नदी ही है, ये भी इसका आंसर। देखिए, पंच नदियों में शामिल कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और इनमें से जो व्यास नदी है उसका प्रवाह केवल भारत में ही है। यह नदी हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिलती है, ठीक है, पाकिस्तान तक नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 9 दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से निकलती है और यह नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है। कौन सा सही है? सिंधु नदी या इंडस नदी? यह बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, सिंधु नदी संसार की प्रमुख नदियों में से एक है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इस नदी की लंबाई प्राय 3200 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत यानी चीन और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान की ओर से गुजरती है, पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर ये गिर जाती है अरब सागर में, अरेबियन सी में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है? लवण नदी, इसमें रावी तो हो नहीं सकती, झेलम भी नहीं है, यह है लूनी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। लूनी से कई बार प्रश्न बने, यूपीपीसीएस में भी बने हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बने हैं और यूपीएससी ने भी कई बार प्रश्न किए। 11वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। क्या क्वेश्चन है ये? मान लीजिए यहाँ है केरल और यहाँ है एमपी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित, नर्मदा और तापी तो पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती है ना, तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। माना कि केरल में बहुत नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली हैं, लेकिन कुछ नदियां तो पूर्व की ओर प्रवाहित भी होती हैं, जैसे कि पंबा, काविनी, भवानी। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, केरल में 44 नदियां हैं जिनमें से 41 हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, 3 नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं या तो वे अरब सागर में या झीलों में या अन्य नदियों में मिलती हैं, और नदियां जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं केरल में वो कौन कौन सी? काविनी, भवानी, पंपा या पंबा। बाकी नर्मदा और ताप्ती नदियां मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और बनाती हैं क्या? एस्चुरी। सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट, बहुत प्रश्न बने नर्मदा और तापी या ताप्ती से। 12वां प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली, मेघना।
पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा की मुख्य धारा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से शुरू होती है। ये चीज़ कहाँ होती है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से और अलकनंदा नदी उत्तराखंड में संतोपत ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंत में बांग्लादेश में बहती है। इतना पता होना चाहिए गंगा नदी के बारे में। लगभग हटा देते हैं, 2525 तो एग्जैक्ट है, लगभग तो 2500 किलोमीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चेन्नई से कलकत्ता जाना है सड़क मार्ग के द्वारा, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी नदियां पड़ेंगी बीच में? सही क्रम वाला ये प्रश्न है। ठीक है, मान लीजिए चेन्नई है, चेन्नई से जाना है कोलकाता, कोलकाता पर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले जो नदी आएगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ सबसे पहले नदी आएगी कौन सी? पेन्नुरू। और आगे जाएंगे कृष्णा मिलेगी, और आगे जाएंगे गोदावरी मिलेगी, और आगे महानदी मिलेगी, और सबसे अंत में मिलेगी स्वर्णरेखा। तो पकड़ लो कौन सा वाला सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए, चेन्नई से कोलकाता यानी तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल जाना है। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का जो सही क्रम होगा वो होगा पेन्नुरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी तथा स्वर्णरेखा, यानी सी वाला स्टेटमेंट। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका आंसर है डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा है इसमें? भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र इसमें होगा उत्तर प्रदेश में, डी, जहां वर्षा कम होगी। कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय लवण घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इनमें से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा, चंद्रताल। गुजरात होता तो लगा रहे थे आसान से, लेकिन वही चीज़ पाई जाएगी गोवा में। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, गोवा का जो चोराव द्वीप है वो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो सी सही हो गया इसका। नंबर 17 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निम्नलिखित में से कहाँ उच्चतम होती है? दलदली क्षेत्रों में, कोरल रीफ में, वनस्पति और झाड़ी वाली भूमियों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। इसका आंसर तो यही होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ए है इसका आंसर। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उच्चतम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंफ्यूजन वाला भी है थोड़ा सा। कंफ्यूजन इसलिए है कि बहुत पूछा गया है सवाल। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछ रहा है, मैनेजमेंट पूछ रहा है। ठीक है, रिसर्च नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर देहरादून नहीं है उत्तराखंड का। एफआरआई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बल्कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो ये भोपाल में, मध्य प्रदेश के। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा अलग अलग। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सालों से उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। बहुत सवाल बने इस पर, ठीक है, इस पर ऊपर वाले से ज़्यादा सवाल बने, लेकिन वो मैनेजमेंट वाला भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पिचवारम
मुथुपेट, कछुवेली, कच्छ वनस्पति स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है ये? गुजरात, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु। कच्छ वनस्पति से हो रहा लग रहा होगा कि गुजरात में, लेकिन इनका नाम जब पढ़ेंगे मुथुपेट, पिचावरम, कछुबेली, तो ये कहाँ हो सकते हैं? ये गुजरात, ये हो सकते हैं गोवा या तमिलनाडु। तो ये है तमिलनाडु, ए है इसका आंसर। पिचावरम, मुथुपेट, कछुबेली और रामनाद ये कच्छ वनस्पति स्थल है, तमिलनाडु में स्थित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 स्टेटमेंट वाला। सवाना वनस्पति सामान्यतः 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों में सवाना वनस्पति पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह के स्टेटमेंट वाले जो सवाल आते हैं ना एग्जाम में, जो कुछ करके पूछते हैं, वो अधिकतर सही हो जाते हैं। ठीक है, मेनली जो सवाना है वो अफ्रीका के घास के मैदान है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी तो पाए जा सकते हैं ये। ठीक है, कुछ भागों में। तो सही हो गया दूसरा स्टेटमेंट। पहला बाला भी सही है, ये दोनों के दोनों ठीक हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, सवाना आमतौर पर बिखरे हुए पेड़ों और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का क्षेत्र होता है। वास्तव में सवाना पौधों के जीवन की एक विविध श्रेणी से बने होते हैं, जिसमें एक छोर पर शुद्ध घास और कांटे से लेकर पेड़ और झाड़ियां तथा साथ ही अलग अलग घनत्व के कांटेदार जंगल होते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय सूखे में बदलते हैं। लॉगिंग, विकास, कृषि रूपांतरण, पशुओं की अधिक चराई और गैर देसी पौधों की प्रजातियों की शुरुआत जैसी मानवीय गतिविधियां दुनिया भर के सवानाओं के लिए क्या हैं? खतरा है, खतरा। ठीक है, बाकी नोट तो ये बता ही दिया स्टार्टिंग में आपको। सवाना मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है, किंतु ये विश्व के कई अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, इसीलिए तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे आपको, सीधे सीधे मिलेंगे। और जो एक्सप्लेनेशन है ये भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा सबको। बाकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।